हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम द स्टे एजुकेशन। आज के वीडियो में हम आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। चलिए, थर्ड पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। विभिन्न क्षेत्रों में बलों के उनके अनुप्रयोग उनके यांत्रिक गुणों जैसे तनन सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, चमलता आदि पर निर्भर करते हैं। ये यांत्रिक गुण अंतरा आणविक बलों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये सारे जो भी गुण हैं इसमें यांत्रिक गुण हैं जो वो अंतरा आणविक जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण है बहुलकों में उपस्थित वंडर वाल्स बल और हाइड्रोजन बम। जैसे जो भी तन्यता का गुण है, सामर्थ्य है उनकी, वो सब डिपेंड करते हैं कि उनके पास जो यांत्रिक गुण अंतरा आणविक बल है वो उपस्थित है। जैसे वंडर वाल्स बल और हाइड्रोजन बल जो है पॉलीमर्स में उपस्थित होता है। यह बल बहुलक की श्रृंखलाओं को भी बंधित रखते हैं। मतलब ये जो बल फोर्सेस उपस्थित होते हैं ये भी पॉलीमर्स की श्रृंखलाओं को बंधित करते हैं। इस संघ वर्ग के बलों को उनके उपस्थित अंतरा आणविक बलों के परिणाम के आधार पर निम्न 4 उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो उनको 4 सब ग्रुप हैं, उनमें उनको क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्स द पॉलीमर्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इनको 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला है इलास्टोमर्स, सेकंड वन इज फाइबर्स एंड थर्ड इज थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इलास्टोमर। An elastomer is the polymer with viscoelasticity, that is viscosity and elasticity has very weak intermolecular force। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। लो यंग मॉडुलस एंड हाई फेलियर स्ट्रेंथ कंपेयर विद अदर। द ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पोसेसिंग elasticity to extent of nearly 200 to 300%। मतलब इनकी जो इलास्टिसिटी होती है, मतलब इनकी स्ट्रेचबिलिटी जो होती है 200 to 300% होती है, आर नोन एज इलास्टोमर और रबर। द रबर गेट elongated and stretching and get back into original dimension or removal of thread that is possess the property of elasticity। मतलब कि रबर को जब हम इसको खींचते हैं तो ये अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाती है। जैसे हम उससे प्रेशर हटाते हैं तो ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है। जैसे डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। अनस्ट्रेच्ड रबर अप्लाइड स्ट्रेस, स्ट्रेच रबर। स्ट्रेच रबर मतलब हमारे पास कोई रबर है, मैंने उस पर कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेच उस पर डाला, देन क्या होगा, रबर जो है स्ट्रेच हो जाएगी। और देन जैसे ही हम उससे स्ट्रेच हटा देते हैं तो ये क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रबर की, सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेंस। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो चुका है आपका। अगला पॉइंट है फाइबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स ऑन द बेसिस सोर्स एंड केमिकल नेचर। फाइबर्स को उनके बेसिक उनको सोर्स और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग 2 भागों में डिवाइडेड किया है, उसको देख लेते हैं। फाइबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया है, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। सबसे पहले नेचुरल फाइबर देख लेते हैं। नेचुरल फाइबर के अंदर आते हैं वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर एंड मिनरल फाइबर। वेजिटेबल फाइबर मतलब सेलुलोज एंड प्लांट फाइबर, स्टेम जूट, बनाना लीफ, प्लाम, सीसल एंड सीड, कॉटन, फ्रूट्स, लूफा एंड ग्रास, बैम्बू। थर्ड है हमारा, सेकंड वन है एनिमल फाइबर, प्रोटीन, सिल्क, वूल, मोहेर, एंगोरा, मिन एंड रैबिट फर। ये सब क्या है, आपके एनिमल फाइबर है। थर्ड पॉइंट है हमारा मिनरल फाइबर, ये है ग्लास एंड अदर। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्टिफिशियल फाइबर्स। क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है रीजेनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स। रीजेनरेटेड फाइबर है सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक फाइबर है हमारे टेरिलीन एंड लाइनॉल। ठीक है,
सेमी सिंथेटिक फाइबर्स को फिर से डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट में। जैसे है सबसे पहला है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है फाइबर रीजनरेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मिनरल सेलुलोज और फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल। ये फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल ये एरिडील ग्राउंड नट से प्रोटीन मिलती है और ये फिब्रोलिन मिल्क कैसीन। इसके बाद है हमारा ये विस्कोस रेयन एलिजिनेट रेयन एंड एसीटेट रेयन। ठीक है, ये सब आपके आर्टिफिशियल के 2 हैं, सेमी सिंथेटिक है और सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो है टेरिलिन और नायलॉन आ जाते हैं। अगला और देख लेते हैं thermoplastic. The monomer that makes up the thermoplastic polymers come together by electrical bonds called van der Waals force that weakly attract neutral molecules to each other. These repeating units arrange themselves in such a way that thermoplastic polymers look like many strands of pairs mixed together. मतलब इसमें थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं मोती की तरह लगे हुए होते हैं और क्या होता है द मोनोमर दैट मेक्स अप थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर टुगेदर इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स कॉल्ड van der Waals फोर्स। इनके बीच में क्या है van der Waals फोर्स होता है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, कम उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अब आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। बिकॉज देयर बॉन्ड्स आर वीक thermoplastic polymer readily soften when heated allowing manufacturers to mold them into wide range of shapes। मतलब ये अगर कोई हीट किया जाता है तो इजीली ये सॉफ्टन हो जाते हैं और हम इनको किसी भी शेप में इनको ढाल सकते हैं। देन री सॉफ्टन दैम एंड मोल्ड दैम अगेन, मतलब दोबारा से इनको सॉफ्ट करके किसी भी शेप या साइज में इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस एबिलिटी टू रीयूज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स indefinitely means they are highly recyclable. Other benefits of these polymers include excellent strength and tendency to resist shrinking. On the other hand, thermoplastic polymers do have a few drawbacks, including high production cost and fact they melt easily, which renders them inappropriate for some high temperature applications. इसके कुछ एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइल थर्मोथैलेट एंड पॉलीकार्बोनेट। इसके और एग्जाम्पल है ABC। इसके थर्मोप्लास्टिक यूज टू मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड टॉयज एंड वेरियस ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ये आपका हो गया थर्मोप्लास्टिक के बाद हमारी अगली हेडिंग है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, उसको भी देख लेते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, इसमें क्या होता है 3D नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड, और जैसे कि एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलेमाइन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, हमारे कितने प्रकार की पॉलीमराइजेशन होता है उसको देख लेते हैं। देयर आर 2 broad types of polymerization reaction, that is the addition or chain growth polymerization and condensation और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं। In this type of polymerization, molecules of some monomers or different monomers add together or a large scale to form a polymer. The monomers uses are unsaturated compound, for example, alkene, alkyne, and other derivatives. This mode of polymerization lead to an increase in chain length, and chain growth can take place through the formation of either free radical or ionic species। मतलब इसमें क्या होता है एक लॉन्ग चेन एंड चेन ग्रोथ कैन टेक प्लेस। जो चेन की ग्रोथ है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जो ग्रोथ होती है या तो फ्री रेडिकल के द्वारा या आयोनिक स्पीसीज के द्वारा क्या होता है ग्रोथ होती है। एंड
However, the free radical covalent addition or chain growth polymerization is the most common mode. इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल का बनना या उसके थ्रू प्रोसेसिंग होना, ये क्या है, एक कॉमन मोड है। इसकी आगे प्रोसेसिंग मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले है योगात्मक बहुलकन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की एल्कीन अथवा डाइईन और उनके व्युत्पन्नों का बहुलकन मुक्त मूलक जनक जैसे बेंजोइल परऑक्साइड, एसिटिल परऑक्साइड और टेट्राब्यूटाइल परऑक्साइड प्रारंभ की अल्प मात्रा के साथ मिश्रण को प्रकाश में खुला छोड़ने पर होता है। फिर इसके बाद है प्रक्रिया परऑक्साइड द्वारा बनने वाले फेनिल मुक्त मूलक के एथीन द्विआबंधन एथीन डबल बॉन्ड पर योग से प्रारंभ होती है एवं इस प्रकार एक नया और अधिक बड़ा मुक्त मूलक जनित होता है। इस चरण को चेन इनिशिएटिंग स्टेप श्रृंखला प्रारंभ पद कहते हैं। जब यह मूलक या रेडिकल एथीन के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करता है तब दूसरा और बड़े आकार का मूलक बनता है। नए और अधिक बड़े रेडिकल द्वारा इन अनुक्रम की या सीक्वेंस की पुनरावृत्ति अभिक्रिया रिपीटेशन को अग्र दिशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है और इस चरण को हम चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। अंतिम रूप में किसी अवस्था पर इस प्रकार बनने वाला उत्पाद मूलक किसी अन्य मूलक के साथ अभिक्रिया द्वारा बहुलकित उत्पाद बनाता है। इस चरण को हम चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स या श्रृंखला समापन पद कहते हैं। पॉलीथीन के बहुलकन के चरणों के अनुक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पहले इस प्रकार पॉलीथीन के बहुलकन के चरणों को इन प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स है। इसमें क्या होता है, बेंजोइल परऑक्साइड लिया तो ये C6H5C≡O और ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा 2C6H5 2C6H5C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O रेडिकल आ गया आपका। उसके बाद आपका बनता है फिनाइल रेडिकल 2,6,6,5 फिनाइल रेडिकल। फिर इसके बाद होता है फिनाइल रेडिकल को लेके हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं तो हमारा बनता है C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ रेडिकल आया। फिर होता है C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बनता है आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ आ गया आपका रेडिकल। तो आपका बन जाएगा C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एन, ये आपकी बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आकर रेडिकल। इसके बाद है श्रृंखला समापन पद चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन के समापन के ये फ्री रेडिकल विभिन्न प्रकार के संयोजित होकर पॉलीथीन बनाते हैं। लॉन्ग चेन के समापन के ये फ्री रेडिकल विभिन्न प्रकार के संयोजित होकर पॉलीथीन बनाते हैं। श्रृंखला समापन की एक क्रियाविधि नीचे दिखाई गई है, जैसे C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल एन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये रेडिकल। फिर C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड रेडिकल है। माइन हो गया, हमारा बनता है C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एन आपके बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल है C6H5। एक ही प्रकार की सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज के पॉलीमराइजेशन से बनने वाले एडिशन पॉलीमर्स को हम समबहुलक होमोपॉलीमर्स कहते हैं। मतलब ये एक ही प्रकार के मोनोमर स्पीसीज से बने, इसलिए इनको हम होमोपॉलीमर्स कहते हैं।
और पॉलीथीन जिसका वर्णन किया गया है एक समबहुलक का एक उदाहरण है। दो विभिन्न प्रकार के एकलकों के योगात्मक बहुगुणक से बनने वाले बहुगुणकों को हम समबहुलक कहा जाता है, जैसे ब्यूना एस जो ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरीन के साथ बहुलकन से बनता है, समबहुलकन का एक उदाहरण है। ये योगात्मक बहुलकन से बनता है, जैसे ब्यूटा 1,3 डाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एन C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 तो बनता है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5 और CH2 और N। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरीन समबहुलक ब्यूना एस हमारा बन जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं, हम लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C6H5। तो यहाँ पर आपका बनेगा होमोलिटिक क्लीवेज। इसमें क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज में इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली चेंज जो है इक्वली डिवाइडेड हो जाती है और होमोलिटिक क्लीवेज बनना है तो हम इसको एरो को हाफ एरो से दिखाएंगे। तो फिर हमारा बन जाएगा 2C6H5 C डबल बॉन्ड O और बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये बेंजोइल फ्री रेडिकल यहाँ पर आपका आ गया रेडिकल। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका CO2 निकल जाएगा और आपका बनेगा फिनाइल रेडिकल 2C6H5 और रेडिकल। जब फिनाइल रेडिकल का हम एथीन के साथ लेंगे, एथीन का होता है फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो हमारा बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और CH2 फ्री रेड। ये हमारा बन गया एक और रेडिकल। अब हमारा अगला स्टेप है श्रृंखला संचरण पथ। इसमें क्या होगा, C6H5 और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल फिर से एथीन के साथ लेंगे तो हमारा बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। तो हमारा बन जाएगा C6H5 CH2 एंड ये हमारी बन गई एन मॉलिक्यूल फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और रेडिकल। इसको हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा तो हमें ऐसे ही एक और ऐसी चेन मिल जाए तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका लास्ट स्टेप है श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। लॉन्ग चेन के समापन के लिए फ्री रेडिकल विभिन्न प्रकार के से संयोजित होकर पॉलीथीन बनाते हैं। श्रृंखला समापन की एक विधि नीचे दी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, C6H5 CH2 सिंगल CH2 N चेन और CH2 सिंगल CH2 रेडिकल के साथ सेम हमने एक और चेन ली है, उसके साथ रिएक्शन होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा बन जाएगा C6H2 CH2 सिंगल CH2 N मॉलिक्यूल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 और N मॉलिक्यूल और हमारा बन जाएगा C6H5। तो इस प्रकार क्या होगा, चेन जो है टर्मिनेट हो जाएगी। ये आगे बता सकते हैं कि एक ही प्रकार की सिंगल मोनोमरिक स्पीसीज के पॉलीमर से बनने वाले एडिशन पॉलीमर्स को हम समबहुलक होमोपॉलीमर्स कहा जाता है, जैसे पॉलीथीन जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। मतलब ये बताया गया है, मतलब इसमें एक ही प्रकार की जो है मोनोमरिक सिंगल यूनिट यूज़ की गई है, कोई भी अदर यूनिट का यूज़ नहीं किया है और ये लिनियर है। तो ये हो गया हमारा होमोपॉलीमर जिसका एग्जाम्पल पॉलीथीन है। तो वो विभिन्न प्रकार के एकलकों के योगात्मक बहुलक से बनने वाले बहुलकों को हम समबहुलक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे म्यूना है ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरीन के एक साथ पॉलीमराइजेशन से बनता है, समबहुलकन का एक उदाहरण है। ये योगात्मक बहुलकन से बनता है। योगात्मक मतलब इसमें चेन जो है एक लाइन में लगी होती है, एडिशन होता है इसमें, जिससे एन मॉलिक्यूल लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब यहाँ 1 ब्यूटा है तो ब्यूटा 1 2 3 4 कार्बन आपके 1 और 3 डाइन है तो 1 पे लगाया डबल बॉन्ड और थर्ड पे। ठीक है, तो आपका बन गया ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरीन। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसके भी एन मॉलिक्यूल लिए
CCH5 CCH डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर ये बॉन्ड बनने में निकलेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड, ताकि और कोई और चेन इसके साथ जुड़ सके। ब्यूटाडाइन स्टाइरिन संभवलक, इसका ये बन गया हमारा ब्यूना एस। ठीक है, ये भी एक संभवलक है, इसमें भी एक ही प्रकार की जो चेन जुड़ी हैं। अगला इसके हम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स हैं हमारे। और पॉलीथीन, तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीथीन क्या है। अब पॉलीथीन में रेखीय अथवा कम शाखाओं की लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं। पॉलीथीन को बार बार गर्म करके मृदु और ठंडा करके कठोर बनाया जा सकता है, अतः ये ताप सुदृढ़ बहुलक होता है। पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, जैसे अल्प घनत्व पॉलीथीन मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसे 1000 से 2000 तक उच्च वायुमंडलीय दाब और 350 से 370 केल्विन ताप पर डाई ऑक्सीजन अथवा परऑक्साइड प्रारंभ की लेस मात्र उपस्थिति में एथीन के बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एथीन के पॉलीमराइजेशन से ये प्राप्त होता है। फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन एटम अब्स्ट्रक्शन से प्राप्त लो डेंसिटी पॉलीथीन की रचना अत्यधिक शाखित होती है। इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाएं शाखित होती हैं, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन सामान्यतः आक्रिय और कठोर परंतु लचीली और विद्युत की अल्प चालक होती हैं, अतः इसका उपयोग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और निस्पीडन बोतलों खिलौने और लचीले पाइपों के निर्माण में लिए किया जाता है। सेकेंड वन है हमारा उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यह एथीन के किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राईएथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जिगलर नाटा उत्प्रेरक जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में 333 केल्विन से 343 केल्विन ताप और 3 से 7 वायुमंडलीय दाब पर बहुलक करने से प्राप्त होती है। इस प्रकार निर्मित हाई डेंसिटी पॉलीथीन में रेखीय अणु होते हैं, जैसा देखें नीचे प्रदर्शित किया गया है। इसका घनत्व क्रॉस पैकिंग के कारण उच्च होता है, मतलब जो उनकी पैकिंग जो होती है क्रॉस होती है, इसके कारण उनकी डेंसिटी जो है हाई होती है। उच्च घनत्व पॉलीथीन भी रासायनिक रूप से अक्रिय, अत्यधिक कठोर और दृढ़ होती है। ये बाल्टियों, कूड़ादानों, बोतलों, पाइपों आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती है। है अगला हमारी जो पॉलीथीन है, अगला हेडिंग है हमारी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। इसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। टेट्राफ्लोरोएथीन को मुक्त मूलक अथवा परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च ताप पर गर्म करके उत्पादित की जाती है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय और संरक्षक अभिक्रमों द्वारा आक्रमण के प्रतिरोधी है। इसका तेल सीलों और गैस्ट्रों को बनाने में, ना कि चिपकने वाले नॉनस्टिक बर्तन में, लेपित बर्तनों में उपयोग किया जाता है। जो बर्तन किचन वगैरह में यूज़ होते हैं टेफ्लॉन के ही बने हुए होते हैं। जैसे एन मॉलिक्यूल लिया टेट्राफ्लोरोएथीन का, तो हमारा बन जाएगा उत्प्रेरक और उच्च ताप पर इसको जब हम ताप पर लेंगे तो हमारा टेफ्लॉन बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और एन मॉलिक्यूल बनेगा। टेफ्लॉन आवरण का 300 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक ताप पर क्षरण हो जाता है। इसके बाद है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल के परऑक्साइड उत्प्रेरक की उत्पत्ति में योगज मौक्लन एडिशन पॉलीमराइजेशन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल लेंगे, NCH2 डबल बॉन्ड CHCN पॉलीमराइजेशन करेंगे परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारा बनेगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल CH2 सिंगल बॉन्ड CN का N मॉलिक्यूल। यहाँ ये एक बॉन्ड बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक होगा। इसके बाद है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग ऊन के परिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जैसे आरलाइन अथवा एक्रिलिन बनाने में किया जाता है।
एक्रेलिक रेसे धब्बों और रासायनिक कीटों एवं कवक के प्रति अच्छी प्रतिरोधक होती है। बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम संघनन भूखलन अथवा वृद्धि भूखलन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप अदर टॉपिक पे या अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।